2-3 दिन से तबीयत गड़बड़ थी, खांसी बहुत हो रही थी। मैंने मनवीर को बताया, मैंने कहा मनवीर भाई खांसी हो रही। बोले केजरीवाल बनने के चक्कर में है क्या? कुछ भी हो, दिक्कतें होती हैं। मैं इस मिट्टी को प्रणाम करते हुए 4 पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं, मैं पढ़ता हूं। आप जुड़ेंगे तो कुछ अच्छा सुना कर जाऊंगा, कुछ यादगार सुना कर जाऊंगा। पढ़ता हूं कि धूप मेरे सर पे है, आंचल तुम्हारे पास है। क्या कहने शिकवाबाद वालों, कुमार मनोज बनने की जो यात्रा है उसमें पहली ईंट आपके नाम की लगी है। आपने इस पौधे को सबसे पहला पानी दिया है, इसलिए 4 पंक्तियां आपको समर्पित करता हूं। स्वागत है भैया। धूप मेरे सर पे है, आंचल तुम्हारे पास है। धूप मेरे सर पे है, आंचल तुम्हारे पास है। मुश्किलें मेरी हैं लेकिन हल तुम्हारे पास है। मैं तुम्हारी ही बदौलत आसमां पर छा गया बाबा। जिससे मैं बादल बना वो जल तुम्हारे पास। जिससे मैं बादल बना वो जल तुम्हारे पास है। जय जय। हेमंत पांडे, कानपुर का शुद्ध पंडित आदमी। ये आपने जो पहले किताबों में घासीराम पंडित और बुलाकीदास नाम की कहानियां सुनी होंगी। ये हेमंत पांडे के वहीं नौबस्ता के बगल में एक गांव है, वहीं से शुरू हुई है। मैं एक सच्ची घटना सुनाता हूँ। वो नाई और पंडितों में एक बार लड़ाई हो गई। तो अब नाई क्या करे, कहते हैं 36 विद्या होती है भाई उसमें। पंडित जी लंबी चुटिया वाले आए, दुकान पे बैठे। कहते हैं कि नाई के सामने जब भी बैठना, हिसाब से बैठना, उस तरह चूका तो गला भी कट सकता है। पंडित जी तेज में चुटिया वाले, नाई ने बाल बनाते बनाते गुस्से में उनकी चुटिया काट दी। पंडित जी ने ये बात मोहल्ले में बताई जाके वहां। बोले यार वो तो उसने तो बेइज्जती कर दी यार, और चुटिया तो हमारा एंटीना है, यहीं से सारा ज्ञान आता है। तो पंचायत जुड़ी। अब आप देखना पंडित आदमी कितनी होशियारी से काम करते हैं। हेमंत पांडे को पंच बनाया गया। तो हेमंत पांडे ने कहा देखो भैया गलती तो हो जाती है, आदमी आता है गुस्से में चल गया होगा उस तरह। बोले हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोले ऐसा करो, हम सारे लोग आपसे सहानुभूति रखते हैं, बस ये है कि अब चुटिया कटी है तो उसका दंड तो थोड़ा बहुत रखना पड़ेगा। तो बोले क्या दंड है? बोले ये जो हमारे पंडित में जो गोत्र वगैरह चलते हैं, जो भी एक पंडित मिलने आएगा तुम्हारा भी एक बाल उखाड़ेगा, और 2-4-5 पंडित आएंगे तो ये है कि उनकी टकली हो गई, तुम्हारे भी 4-6 बाल उखड़ जाएंगे। नाई बेचारा सीधा साधा फंस गया चक्कर में। बोले ठीक है साहब। अगले दिन नाई बैठा कुर्सी डाल के, एक पंडित जी गए, उनने उंगली डाली बाल में, चटाक से उखाड़ी। बोले मैं बेदी, एक बाल उखाड़ लिया। दूसरे दिन दूसरा गया, उसने उंगली डाली, 2 उखाड़ लिए। बोले मैं द्विवेदी। तीसरे दिन तीसरा गया, 3 उखाड़ लिए, मैं त्रिवेदी। चौथे दिन चौथा गया, 4 उखाड़े। बोले मैं चतुर्वेदी। 5वें दिन ये हेमंत गया, 5 उखाड़ लिए। बोले मैं पांडे। 6वें दिन एक गया, उसने जेब में हाथ डाला, माचिस निकाली, जलाई, नाई के सिर पर रखी। बोले मैं अग्निहोत्री। तो वह टुइया वाले मंदिर में हम लोग नौकरी के लिए जब पढ़ाई करते थे तो यही होता था कि कोई नौकरी लग जाए। तो टुइया वाले मंदिर में एक बाबा जी रहे साहब, वहां सवेरे पहुंच जाए। बोले बाबा जी नौकरी लगाओ, बाबा जी नौकरी लगाओ। बाबा जी ने मंत्र दिया। बोले एक कहावत सुनी है, नीलकंठ पटवारी पहली सिद्ध हमारी। हमने कहा बाबा जी सुनी है। बोले अगर दशहरे के दिन बेटा तूने नीलकंठ पंछी देख लिया तो समझ ले तेरी नौकरी पक्की। साहब 8-10 दिन से दशहरे में लेटे रहे और पंछी, नीलकंठ पंछी सपने में आए। दशहरे के दिन सुबह ही निकले, खेत पर निकल गए, इधर भागे, इधर तमाम गांव ढूंढे। शाम को एक मेड़ के किनारे एक नीलकंठ पंछी मरा हुआ मिला। हमने उठा के जेब में धर लिया। टुइया वाले मंदिर वाले बाबा जी के पास पहुंचे। बाबा जी गुस्सा ना होना, कभी ये मजे लेते ही रहते हैं। तो साहब पहुंचे तो मैंने उनसे कहा बाबा जी से, मैंने बाबा जी एक बात बताओ, नीलकंठ तो मिल गया। बोले अरे बेटा फिर तो तेरी नौकरी पक्की। मैंने कहा लेकिन एक बात बताओ, अगर मरा हुआ हो तो? जी। बाबा जी ने चिमटा उठाया। बोले बाप अगर मरा मिल गया तो सत्यानाश है जाएगा। हमने जेब में हाथ डाला, निकाला, बाबा जी की गोद में धर दिया। मैंने फिर कहा मैं अकेले ही काहे मरूं बाबा। तो स्थितियां ये हैं
यहाँ के लड़के बहुत अच्छे हैं। शिकवाबाद में मुझे मैं क्या बताऊं, मैं बहुत प्रभावित हूँ यहाँ के लड़कों से। चाहे किसी हालत में हो, मास्टर तो हो जाते हैं, चाहे वो करे कुछ ना करे, है ना आदेश भाई? हाँ, तो यहाँ का सारा माहौल मेरा परिचित है। मैं 4 पंक्तियां पढ़कर जोड़ता हूँ। चंदन भाई सुनिएगा, पढ़ता हूँ कि धूल में लिपटे हुए बच्चे को पढ़कर देख लेना। क्या बात है। शिकवाबाद के लोग कविता के कितने प्रेमी हैं। मैंने यहाँ हजारों की भीड़ में कवि सम्मेलन किए हैं। आदरणीय उदय प्रताप जी जब आया करते थे तो हम लोग पीछे लाइन में बैठ के सुना करते थे। राम खिलाड़ी सर बैठे हैं, के कॉलेज में इतने बढ़िया कवि सम्मेलन के कॉलेज में हुए, और अजब सिंह सर, सारे लोग बहुत अच्छे लोग हैं। मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि धूल में लिपटे हुए बच्चे को पढ़कर देख लेना, या कभी दादी की उंगली को पकड़कर देख लेना, और भी सुंदर लगेगा रूप शीशे में तुम्हारा, गांव की मिट्टी को चेहरे पर रगड़कर देख लेना। गांव की चेहरे पर रगड़कर देख लेना। कभी सोचा नहीं था कि यहाँ से जो कविता का ककहरा शुरू किया था पूरी दुनिया तक पहुंचेगा। मैं मानता हूं कि इन लोगों ने जो मुझे संस्कार दिए उसको लेकर मैं गया। मैं एक सन 2015 में न्यूयॉर्क में एक जगह बैठा, वहां एक सज्जन रहे, उनके घर मतलब 2 उनके लड़के रहे पटना के, और दोनों लड़कों को हिंदी का एक शब्द नहीं आए। वो पटना के और हिंदी के जानकार। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मनोज भाई, जो इंडिया है अब भी उतना ही पिछड़ा हुआ है। आपके एक बेटे ने जवाब दिया, और जवाब जैसा हो गया हो तो पीछे तक जितने लोग बैठे हैं मैं उनकी तालियां चाहता हूं। मैं कविता पढ़ने की कोशिश करता हूं, सुनेगा। जवाब दिया कि कभी महफिल कभी तन्हाई का डर काटता है। क्या कहने, कभी महफिल कभी तन्हाई का डर काटता है, डरे इंसान को परछाई का डर काटता है। तुम्हारे शहर में माँ की नहीं सुनते हैं बेटे, हमारे गांव में भौजाई का डर काटता है। तुम्हारे शहर में माँ की नहीं सुनते हैं बेटे, क्या बात है। हमारे गांव में भौजाई का डर काटता है। और भौजाई का नाम सुन के कई लोग एकदम खुश हो गए हैं। शादीशुदा आदमी तो एकदम ही टन रहता है इस समय। पत्नियों के साथ जो लोग कवि सम्मेलन सुनने आए उन्हें विशेष प्रणाम। कल मेरी पत्नी बोली कि शिकवाबाद जा रहे हो, पुराना इलाका है भैया वो तो तुम्हारा, ठंड मंड न लग जाए, जुकाम वैसे ही है, चलो मफलर खरीद लाएं। तो मफलर खरीदने नुमाइश गए। 3 घंटे साहब शॉपिंग चली। 2 पश्मीना शॉल, 3 कार्डिगन्स, 3-4 लेगिंग्स, 1 वूलन जैकेट, 1 फर वाली जैकेट, और भी थोड़ा मोड़ा, मतलब कुल मिला के 26,000 की शॉपिंग हुई। और लौटते में मैंने पूछा मेरा मफलर, बोली 150 रुपए का आ रहा था, महंगा लग रहा था, कल ठिलिया वाला आएगा तो 50 रुपए का लेके दे देंगे। तो मैं प्रणाम करता हूँ। सब लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, सुनिएगा। तुम्हारे शहर में माँ की नहीं सुनते हैं बेटे, क्या कहने, हमारे गांव में भौजाई का डर काटता है। सुनिएगा, मोहब्बत कौन करता है, क्या बात है। वफाएं कौन करता है, मोहब्बत कौन करता है, वफाएं कौन रखता है, किसी के वास्ते लपे दुआएं कौन रखता है, किसी के वास्ते लपे दुआएं कौन रखता है। बड़े शहरों को रिश्तों की नहीं धन की जरूरत है, वहां बाई तो रख लेते हैं, माएं कौन रखता है। वहां बाई तो रख लेते हैं, माएं कौन रखता है, वहां बाई तो रख लेते हैं। आर्या साहब आ गए हैं, आपका स्वागत है। होठों पर मुस्कानों की फुलवारी लेकर निकले हैं, हम दुनिया में जीने की तैयारी लेकर निकले हैं। कदम कदम पर ऐसे लोगों से भी बचकर चलना है जो हाथों में फूल दिलों में आरी लेकर निकले हैं। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। और मेरा मन यहाँ अपने लोगों के बीच आकर, बहुत आदेश भाई, अश्विनी भाई, अजय भाई, ये लोग ऐसे लोग हैं, ये हमारे सीनियर हुआ करते थे। और वहाँ मायाराम मास्टर साहब की छत पे इनका गुट लगा करता था। बगल में टीएन सिंह मेरे मामा थे, डॉक्टर टीएन सिंह, मैं वहाँ रुका करता था। तो ये सब सीनियर थे, तो ये हमें ज्ञान दिया करते थे। ऐसे नहीं, एसआई बनने के लिए सोनू भाई साहब थे, वो दंड बैठक लगाया करते थे। कितना रिश्ता शुक्रवार से जुड़ा हुआ यहाँ के गली कूचों में वो सारे लोग आज यहाँ बैठे हैं। मैं बहुत गदगद हूँ और भावुक भी हूँ।
क्योंकि जो वकील अपने घर के केस जिस वकील को मिलने लग जाए समझ लो वकील हो गया, और जिस कवि को उसके घर वाले कविता सुनने लग जाए समझ लो वो बड़ा कवि हो गया है। आज मेरे घर वाले मेरी